नमस्कार दोस्तों, 18 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें मैं आपको बताऊंगा। लगभग 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज की, जो मैं आपके साथ कवर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। इसके थ्रू आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे इस चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, बहुत ही ऑप्टिमम ज्वाइनिंग फीस है। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे जुड़ के सवाल भी पूछ सकते हैं। देखिए, इंश्योर स्पीडी एक्सेस टू वैक्सीन, मोदी साहब क्या बोल रहे हैं? मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि देखिए, फुल प्रिपेयर्डनेस जरूरी है ताकि जैसे ही कोविड 19 की वैक्सीन आए वैसे ही उस वैक्सीन को हर सिटीजन तक पहुंचाया जा सके। तो हर स्टेप पे, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे वैक्सीन की डिलीवरी हो, चाहे वैक्सीन को लोगों को एडमिनिस्टर करना हो, उनको वैक्सीन देना हो, इसके लिए बहुत एडवांस प्लानिंग चाहिए। चूंकि इतना बड़ा देश, 130-140 करोड़ की आबादी, इतने लाखों मिलियंस ऑफ लोगों को इंडिया में ऑलरेडी कोविड 19 हो चुका है। तो कोल्ड स्टोरेज चेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, एडवांस असेसमेंट, प्रिपरेशन ऑफ एंसिलरी इक्विपमेंट सच एज वायल्स एंड सिरिंजेस, ये सब प्रॉपर तरीके से पहले ही गवर्नमेंट प्लान कर रही है। एक जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड 19, नेजवैक, ये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है, स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहा है, और पहले ही एक एडवांस्ड ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है वैक्सीन स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये एक्सपर्ट ग्रुप ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व होकर पहले ही इस बात पे डिसाइड कर रहा है कि वैक्सीन प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा। यानी कि वो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, उनको पहले कोविड 19 दी जाए और फिर बाद में बाकी लोगों को प्रायोरिटी के हिसाब से कोविड 19 की वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। दो स्टडीज और कराई गई हैं। ये दो स्टडीज कराई हैं, एक तो कराई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने और एक कराई है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। इन्होंने बोला है कि जो जेनोम है, जो डीएनए है सार्स-CoV-2 वायरस का, ये स्टेबल है, कोई म्यूटेशन नहीं नजर आ रहा है इसमें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है, आपने सुपर बग्स का नाम सुना होगा। सुपर बग्स क्या होता है? सुपर बग्स के खिलाफ मान लीजिए आप कोई वैक्सीन बना दो। सुपर बग्स एक्चुअली में बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगी, किसी का भी स्ट्रेन हो सकता है। तो सुपर बग्स के खिलाफ आप एक वैक्सीन बनाओ, एंटीबायोटिक्स बनाओ। धीरे धीरे वो जो सुपर बग्स है वो ऑटोमेटिकली म्यूटेट करके उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, उस वैक्सीन के अगेंस्ट अपने आप को इम्यून कर लेंगे। तो यही डर था कि ये जो कोविड 19 का वायरस है, क्या इसके अंदर म्यूटेशन की ताकत है? क्या ये एक ऐसा वायरस है जो ऑटोमेटिकली अपने आप को आने वाली वैक्सीन के अगेंस्ट में इम्यून कर ले? अगर ऐसा है तो कोविड 19 लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा डेडली होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो दो पैन इंडिया स्टडीज हुई हैं, उसने बोला है कि ये जो कोविड 19 का वायरस है, ये स्टेबल है, ये म्यूटेट नहीं करेगा। मतलब एक बार हमारी इम्यूनिटी ने या कोविड 19 की वैक्सीन ने इस वायरस को मार दिया, तो ये दोबारा ऊपर उठ के आए, शरीर को इन्फेक्ट करे, इसके चांसेस थोड़े कम है। ये म्यूटेट नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, और भगवान की दया से ऐसा ही हो। क्योंकि अगर ये म्यूटेट कर गया और ऊपर बढ़ गया और वैक्सीन के अगेंस्ट रेजिस्ट कर गया ये, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लॉन्ग टर्म में हमको। नेक्स्ट, जर्नल फूड पॉलिसी में एक पेपर रिसेंटली पब्लिश किया है जिसने ये बोला है कि 76% ऑफ रूरल इंडियंस कांट अफोर्ड न्यूट्रिशियस डाइट्स। देखिए, इस पेपर का ये बोलना है 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस, यानी अप्रोक्सीमेटली 75-76% वो इंडियंस जो कि रूरल इंडिया में रहते हैं, वो न्यूट्रिशियस डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज आई थी, थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स में मील कॉस्ट के ऊपर एक असेसमेंट किया गया था। यह बताया गया था कि कैसे देश भर में अलग अलग जगहों पे आप थालियों को खाके और कम दाम में खाके अपने शरीर को सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। और वहां पे जो थालियों के दाम रखे गए थे ना, वो बहुत ज्यादा रोजियर रखे गए थे, बहुत कम रखे गए थे। एक बहुत अच्छी पिक्चर और सिनारियो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी पूरे इंडिया के सामने। लेकिन यहां पे ये स्टडी ये बोलती है कि देखिए, ज्यादातर जो रूरल इंडिया में लोग हैं, उनके पास ये पैसा नहीं है कि वो सस्ते से सस्ता खाना खा सकें उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की ही प्रीमियर न्यूट्रिशन बॉडी ने रखी है। ये प्रीमियर न्यूट्रिशन बॉडी कौन है? ये प्रीमियर न्यूट्रिशन बॉडी है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलता है? न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट अगर आपको चाहिए, तो एक एडल्ट वुमन 330 ग्राम सीरियल्स खाएगी, 75 ग्राम पल्सेस खाएगी, 300 ग्राम डेयरी, 100 ग्राम फ्रूट, 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स दिन में। और इस 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स में कम से कम 100 ग्राम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए। और अगर आप इसके चीपेस्ट ऑप्शन देखते हो इंडिया में, वीट, राइस, बाजरा, मिल्क कर्ड, ओनियंस, रेडिश, स्पिनिश, बनाना, तो ये निकल के आता है वुमेन के लिए एक दिन की कॉस्ट निकल के आएगी 45 रुपए, और एक एडल्ट मैन के लिए एक दिन की कॉस्ट निकल के आएगी 51 रुपए।
तो भाई ये जो सर्वे कराई गई है, ये इकोनॉमिक सर्वे में जो थालीनॉमिक्स आया है उससे बहुत अलग है। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी हैं एक एडल्ट वुमेन के लिए और एक एडल्ट मैन के लिए, उतना इंडिया में लोगों के पास खाने का पैसा ही नहीं है। देखिए क्या बोला, दिस स्टडी uses wages of unskilled workers who make up a large proportion of the population than industrial workers and includes items such as dairy, fruit and dark green vegetables। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे वो अनस्किल्ड वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर जो डेली के बेसिस पे काम करते हैं, उनकी तनख्वाह को ध्यान में रखा गया है। रिसेंटली दोस्तों आप देखोगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्री से पीछे हैं। दुनिया में हाईएस्ट प्रेवलेंस है हमारे यहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग का, माल न्यूट्रिशन का, चाइल्ड स्टंटिंग का। तो भले ही हम लोग कैलोरी इनटेक पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट उस कैलोरी इनटेक की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू निकल के आएगी हमें पता चल जाएगा हम दुनिया में सबसे पीछे। तो कैलोरीज तो फैट में भी होते हैं, कैलोरीज तो आप डालडा और घी पी लो उसमें भी होते हैं, पर क्या वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता। कैलोरीज तो उस बेकार से तेल में भी होते हैं जिसमें बटाटा वड़ा फ्राई करके लोगों को खिलाया जाता है बाहर की सड़कों की दुकान पे। तो बोला यह जा रहा है कि अगर जो रूरल लोग हैं वो अपनी सारी इनकम फूड पे भी खर्च कर देते हैं, इवन इफ दे स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑफ फूड, 63% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और मोर देन 52 करोड़ इंडियंस वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट न्यूट्रिशियस मील। यानी कि पूरी की पूरी इंडिया की रूरल पॉपुलेशन अपना पूरा का पूरा पैसा फूड पे खत्म कर देती है, तो भी इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 63.3% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील नहीं खा पाएगी। 52 करोड़ भारतीय एक न्यूट्रिशन मील नहीं खा पाएंगे। और ये भारतीय अगर 1/3 ऑफ देयर इनकम को नॉन फूड एक्सपेंसेस के लिए रख दें, जो कि रख ही देंगे, बच्चों की पढ़ाई है, घर में जिसमें रहते हैं उसका किराया है, चाहे झोपड़पट्टी हो बट उसका भी किराया होता है अगर वो खुद की ना हो, तो उस केस में अगर वो अपनी कमाई का 1/3% साइड रख देते हैं नॉन फूड एक्सपेंसेस के लिए, तो भी 76% रूरल इंडियंस ऐसे निकल आएंगे जिनके पास रिकमेंडेड डाइट नहीं है, जिनके पास न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है। और यहां पे उन लोगों को तो काउंट ही नहीं किया जा रहा है जो इन अर्निंग मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो एडल्ट वुमेन है, एडल्ट मेल है, ये डाटा केवल उन लोगों का है जो जॉब कर रहे हैं। वो बच्चे जो घर के अंदर हैं, वो बूढ़े माँ बाप जो घर के अंदर हैं, जो पूरी तरीके से कमाऊ मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको तो न्यूट्रिशियस फीड मिले ये तो ना के बराबर ही है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनको भी नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि हमारे देश में जो फूड की कॉस्ट है, जो खाने की कॉस्ट है, उसको मेजर किया जाता है सीपीआई के हिसाब से। अब इस सीपीआई में उन न्यूट्रिएंट्स पास स्टार्ची स्टेपल्स को इंक्लूड किया जाता है जो आपको एक्चुअली में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए फूड सीपीआई मिसलीडिंग हो सकता है। ये जो फूड में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है, इसमें जिन जिन भी सीरियल्स को, ग्रेन्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को इंक्लूड किया जाता है, वो पूरी तरीके से न्यूट्रिशन बास्केट को पूरा नहीं कर सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। इसलिए सीपीआई की बेसिस में अगर फूड इन्फ्लेशन आपको कम होता नजर भी आ रहा है, तो भी वो एक्चुअल फिगर को नहीं बताएगा, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में उसको पॉइंट आउट नहीं करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ही आपको काम आएगा। एक और न्यूज निकल के आ रही है ओडिशा। ओडिशा के विलेजर्स ने खुद अपना एक रिवर का माउथ प्रोड्यूस कर गया। देखिए ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये जो ऋषिकुल्या रिवर है वो जाके बे ऑफ बंगाल से मिलती है। अब हुआ ये कि नेचुरल रिवर का जो माउथ है वो चोक हो रहा था। जब नेचुरल रिवर का माउथ चोक हो रहा था इरोजन के चलते, तो जो सी साइड विलेजर्स थे वो परेशान थे। वो ये बोल रहे थे कि अगर ये माउथ चोक हो गया तो आसपास के इलाकों में ऋषिकुल्या रिवर का पानी भर जाएगा, घर डूब जाएंगे। उसके बाद माउथ चोक होने के चलते सी की तरफ जाने में भी इन विलेजर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इस तरीके की जो ये आप देख रहे हो ना, ये सैंड बालू पड़ी, इस बालू के पहाड़ हैं। अभी हर जगह पे तो पहाड़ों में गैप है नहीं, और समुद्र के पास ये जो विलेजर्स हैं अपनी बोट्स को डैक करते हैं। ये विलेजर्स जाके इस सी में फिशिंग करते हैं। अभी बोट डॉक करने के लिए भी सी के किनारे इनफ जगह नहीं मिल रही है, ऐसा इन विलेजर्स का बोलना है। सरकार से इन्होंने मदद मांगी, इनको सरकार से मदद मिली ही नहीं। तो 3 दिन तक गंजम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले विलेजर्स, फार्मर्स खुद आए, उन्होंने अपना खुद का पैसा निकाला, अर्थ मूवर रेंट पे लिया। 3 दिन तक उन्होंने ये जो सैंड थे इसको खोद खोद के जगह निकाली है। इस आउटलेट के थ्रू अब ऋषिकुल्या नदी का पानी बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा, और इसी आउटलेट के थ्रू अपनी बोट्स को लेके भी ये गांव वाले निकल सकते हैं और सी में जाके फिशिंग कर सकते हैं। अभी आप देखो तो ये बात अच्छी भी है और बुरी है भी है। देखिए अच्छी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लोग खुद सड़कों पे उतर के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बुरी ये है कि दोस्तों ये सब चीजें सरकार को करनी चाहिए। लोगों को अगर सड़क पे आके ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है।
ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में ऋषिकुलिया रिवर के माउथ को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ओलाइव रिडले टर्टल्स आके फ्लॉक करते हैं। ये कब फ्लॉक करते हैं? तो 3rd वीक ऑफ फरवरी से लेके 1st वीक ऑफ मार्च तक ये फ्लॉक करते हैं। ओडिशा इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ओलाइव रिडले टर्टल्स इन द वर्ल्ड। मोर देन 3.8 लाख टर्टल्स यहाँ पे आके फ्लॉक करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज निकल के आ रही है, जो गोलकोंडा फोर्ट है, 500 साल पुराना गोलकोंडा फोर्ट, यहां पे रेन ने तबाही मचा दी है इस गोलकोंडा फोर्ट पे। 500 साल पुराना गोलकोंडा फोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जाके इंस्पेक्ट किया कि फोर्ट के कौन कौन से भाग टूट गए। अब ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, समझाने का मतलब है नहीं, समझाने का मतलब इसलिए भी नहीं क्योंकि कौन सा पार्ट गिरा, कितना गिरा, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उसके फिगर को देखोगे या आपने जाके उस फोर्ट को देखा हो। और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतना डिटेल में समझाना जरूरी है भी नहीं, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। बस गोलकोंडा फोर्ट के बारे में इतना याद रखिए, कुतुबशाही डायनेस्टी से रिलेटेड था। कुतुबशाही डायनेस्टी का राज इस गोलकोंडा फोर्ट से चलता था। अभी कुतुबशाही डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे, विजयनगर अंपायर की उनसे कैसे कैसे लड़ाई थी, इसको मैं मिडियल हिस्ट्री में कवर करूंगा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा अर्डर्न, ये फिर से अपना इलेक्शन जीत गई है। ठीक है ना। लेबर पार्टी की है, लेबर पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। 120 में से 64 सीट्स मिली है। इनकी कंट्री की यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, यानी अपर हाउस नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ लोअर हाउस होता है। और आप देखोगे कि लेबर पार्टी के अगेंस्ट में एक नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ पे हार गई है, लेबर पार्टी जीत गई है। 49% वोट्स मिले हैं लेबर पार्टी को, नेशनलिस्ट पार्टी को केवल 27% वोट्स मिले हैं। बात दोस्तों यहाँ पे थी कि जो जैकिंडा अर्न की कोविड-19 की हैंडलिंग थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा, बाहर से बिल्कुल मूवमेंट बंद हो गया। बट कहीं ना कहीं जैकिंडा अर्डर्न जी कोविड-19 को न्यूजीलैंड में रोकने में सक्सेसफुल रही और लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट अब ये बना पाएंगी अपनी पार्लियामेंट में। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।